सार्थक पेन बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार स्वागत आप लोगों का। और हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हमने देखा कि किस तरीके से विभिन्न यूरोपीय कंपनियां जो है वो व्यापार करने के इरादे से भारत में आई। सबसे पहले पुर्तगाली 1498, फिर डच 1602, अंग्रेज 1604, उसके बाद डैनिश कंपनी 1616, उसके बाद फ्रांसीसी 1664 में इसका गठन हुआ और 1667 में जो है फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में ये दल भारत में आया। और अंतिम कंपनी जो छठवीं कंपनी थी वो थी स्वीडिश कंपनी और ये भारत में आई थी 1731 में। लेकिन इसकी भारत में कोई भी रुचि नहीं थी। इसकी रुचि जो थी वो चीन के व्यापार पर थी, चीन के कपड़े के व्यापार पर थी। अब हम देखेंगे ब्रिटिश गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर, और ये गवर्नर भी कहां के? बंगाल, बंगाल, ठीक। बंगाल कहां पढ़ना है? हमें बंगाल के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो बंगाल की स्थिति को हम देखेंगे। बंगाल प्रांत, तो प्रारंभिक राजधानी ढाका, प्रारंभिक राजधानी बंगाल की क्या थी? ढाका, ठीक, ढाका। ये क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले बंगाल की राजधानी क्या थी? किसने स्वतंत्र बंगाल प्रांत की स्थापना की थी? स्थापना कब? 1717, 1717 मुर्शिद कुली खान। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। मुर्शिद कुली खान कब? 1717। इसने स्वतंत्र बंगाल प्रांत की स्थापना की। बात है 1701 में। 1701 कौन रहे होंगे बादशाह उस समय? मुगल बादशाह, मुगल बादशाह औरंगजेब, औरंगजेब द्वारा बंगाल का सूबेदार, सूबेदार नियुक्त किया। मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा इन्हें बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। क्योंकि 1707 में तो उसकी मृत्यु हो जाएगी औरंगजेब की, और जैसे ही मृत्यु हो जाएगी अब ये क्या हो जाएंगे धीरे धीरे 1704 में इसमें 1704 में क्या बंगाल में क्या क्या शामिल कर दिया? बंगाल में बिहार व उड़ीसा भी शामिल कर दिया। पहले तो 1701 में सिर्फ बंगाल दिया था इनको, लेकिन 1704 में क्या किया इसने? बिहार, 1704 में बिहार, और ये है 1719, ये बाद में शामिल हुआ था इसमें, लेकिन उसमें क्या क्या शामिल हो गया? बंगाल, और बंगाल में जो है बिहार और उड़ीसा ये भी शामिल कर दिए गए। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आया है ये, ढाका की जो राजधानी है मुर्शिदाबाद किसको लेके गया था? पहले तो ढाका थी, तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित की थी? किसने? मुर्शिद कुली खान। ढाका से कहां ले गया था ये? मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। मुर्शिद कुली खान ने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की।
मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। क्लियर? ये क्वेश्चन बनता है मुर्शिदाबाद। किसी के मन में कोई शक? मीर कासिम वगैरह का नाम तो नहीं आ रहा किसी के मन में? वो भ्रम भी आप लोगों का दूर हो जाएगा, क्योंकि वो भी राजधानी बदलेंगे लेकिन कहीं और। तो ये कहाँ लेके गए? मुर्शिद कुली खान राजधानी ढाका से कहाँ लेके गए? मुर्शिदाबाद। लेकिन टैक्स देना जारी रखा है इन्होंने। लेकिन मुगल बादशाह को टैक्स देना जारी रहा। ये क्वेश्चन भी बनेगा आगे कि किस बंगाल के नवाब ने टैक्स देना बंद किया था। फर्रुखियर द्वारा क्या कर दिया? 1717 में फर्रुखियर द्वारा 1717 का क्या सुनहरा फरमान देखा था ना अपन ने? कलकत्ता के ऊपर भी था 3000 वार्षिक कर पर, 3000 वार्षिक कर पर साल भर उसे कलकत्ता बंदरगाह पर सीमा शुल्क देने की जरूरत नहीं थी। ये पढ़ा ना अपन ने? तो सुनहरा फरमान जारी किया। वो बंगाल में एक दस्तक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें अंग्रेजों को चुंगी से मुक्ति मिल गई। अंग्रेजों को चुंगी से मुक्ति मिल गई। क्लियर हो गई या सब बात? अंग्रेजों को चुंगी से मुक्ति मिल गई। अब इसमें नुकसान किसका हुआ? बंगाल का। अब वो टैक्स क्यों देगा? तो जब उसको कुछ प्राप्त होता तो टैक्स देता, अब कुछ मिल ही नहीं रहा तो टैक्स वो क्यों देगा? बंगाल प्रांत की यदि बात करें तो सबसे धनी प्रांत था बंगाल प्रांत। सबसे धनी प्रांत, विकसित और विस्तृत प्रांत था और दिल्ली से बहुत दूर था। दिल्ली से बहुत दूर था, इसलिए क्या होते थे यहां पर? क्या होंगे निधि? नहीं पता। यहाँ पर विद्रोह बहुत ज्यादा हो, क्योंकि मुगल बादशाह कहाँ पे? दिल्ली। तो आगरा देख रहा है, इलाहाबाद देख रहा है, आसपास के इलाके को देख रहा है। बंगाल तक उसकी पकड़ होगी क्या? नहीं। तो बंगाल जो है धनी प्रांत था, ये पढ़ लिया। सबसे बड़ा प्रांत था, ये पढ़ लिया। सबसे विस्तृत प्रांत था, ये भी पढ़ लिया। और बादशाह की वहां पर पकड़ भी नहीं थी, तो इसलिए बार बार वहां पर विद्रोह होते थे। तो मुगल काल की विद्रोह की नगरी इसे कहते थे। मुगल काल की विद्रोह की नगरी किसे कहा गया? बंगाल को कहा गया। विद्रोह की नगरी, बंदरगाहों की नगरी, बंदरगाह भी थे वहां पर, बंदरगाह की नगरी भी इसे कहा जाता था। अब दस्तक के बारे में अपन ने पढ़ लिया। 1717 का सुनहरा फरमान, दस्तक, इसको भी देख लेते हैं। दस्तक, यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखेंगे? योगेश जी बताएं। दस्तक हाँ, फ्री पास था एक, है ना? 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखियर द्वारा अंग्रेजों के लिए एक फ्री पास जारी किया गया था जिसे दस्तक कहते थे। और इस पास के तहत तो 3000 रुपए वार्षिक देकर पूरे बंगाल में सीमा शुल्क दिए बगैर साल भर व्यापार कर सकते थे। ये तो हो गया अपना दस्तक। आगे क्या दिक्कत थी? कंपनी क्या करती थी? अब कमाने लग गई थी। सर आगे बैठा करो, मुझे तो दिखे ही नहीं, अब जाके दिख रहे हो। कमाने लग गई थी कंपनी। क्या करते थे? मैं कंपनी हूं, है ना, आप तो नहीं हो। तो आपको बोल दिया ठीक है, कितना सामान है तुम्हारा, ये मेरी पास लेके जाओ और देश से बाहर लेके चले जाओ। कितना? 10,000 रुपए टैक्स बचा ना तुम्हारा, 2,000 मेरे को दे देना, 8,000। तो इस तरीके से क्या करते थे? कंपनी जो है उस दस्तक का
दुरुपयोग कर रही थी, कंपनी उस दस्तक का दुरुपयोग करती थी और कंपनी के नाम पे या तो दूसरे व्यापारियों का भी व्यापार कर लेते थे या कंपनी के कर्मचारी स्वयं निजी व्यापार भी कर लेते थे और इससे बंगाल को हानि। और जब बंगाल को हानि होगी तो विरोध होगा उसका, और कौन विरोध करेगा? मुर्शिद कुली खान। क्लियर होगी बातें दस्तक के विषय में? तो दस्तक के बारे में हम 2-3 लाइन लिख लेंगे क्योंकि ये जैसा का वैसे ही क्वेश्चन आता है मेंस में। दस्तक क्या है? तो एक प्रकार का फ्री पास जिससे बंगाल में कंपनी को व्यापार में छोड़ दी गई। अधिकारियों द्वारा निजी उपयोग, दुरुपयोग, निजी उपयोग, दुरुपयोग व धोखा दिया गया। मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। अब दस्तक की पहली लाइन तो सबको पता है, 1717 फर्गुसियर द्वारा जारी किया था। अब क्या हुआ? मुर्शिद कुली खान ने कुछ सुधार कार्य किए। मुर्शिद कुली खान के सुधार कार्य वो सीखने के लिए गया था किनके पास में? एमबीटी के पास में, मोहम्मद बिन। तो क्या सीखा उसने? तकावी ऋण। क्या सीखा उससे? तकावी ऋण। किसानों को उसने ऋण दिए, कृषि ऋण दिए, तकावी ऋण उसने किसानों को दिए। ये शुरू किसने किया था? एमबीटी ने किया था। सबसे पहले तकावी ऋण उसके द्वारा दिए गए थे। फिर शाहजहां से भी सीखा उन्होंने। क्या सीखा शाहजहां से? फिरोज शाह तुगलक ने जो शुरू किया था इजारेदारी प्रथा। लगान वसूल करने की उसने ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी। किसके द्वारा? मुर्शिद कुली खान के द्वारा। तो ये दो उसके बड़े सुधार थे बंगाल में, तकावी ऋण और इजारेदारी प्रथा। और 1627 ईस्वी में उसकी मृत्यु। 1627 में कुली खान की मृत्यु। तो बड़ा अल्प शासनकाल इनका, 10 वर्ष का। कब से कब तक? 1717 से 1727 तक। 1717 से 1727 तक 10 वर्ष का। लेकिन बंगाल का सूबेदार कब बनाया था इन्हें? 1701 में। 1704 में काय की सूबेदारी मिली? बिहार की। और 1717 में फर्गुसिया ने क्या दे दिया उसे? उड़ीसा। तो ऐसे 3 प्रांतों की सूबेदारी उसके पास में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु और 1717 में जो है फर्गुसियर का सुनहरा फरमान। जैसे सुनहरा फरमान इसने जारी किया, अंग्रेजों को वहां फ्री पास दे दिया, तो उसने क्या किया? अपनी राजधानी बदल ली। उसने ढाका से कहां लेके चला गया? वो मुर्शिदाबाद। क्योंकि ढाका तक क्या है, मुगलों की गाड़ियां पहुंच जाती थी वहां पे। उसने 4 लेन बना के रखा था ढाका तक, तो वहां चल जाती थी। मतलब मुगलों की वहां तक आसान पकड़ थी। तो इन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी दूर जंगल में लेके चले गए। कहां पर? मुर्शिदाबाद। और बोला हिम्मत है तो यहाँ पर आ जाओ। लेकिन अब औरंगजेब तो था नहीं, तो कोई उसके पास गया नहीं। और अंग्रेजों की नीतियों का वो विरोध करते थे। किसानों को अपने पक्ष में लेने के लिए क्या किया उसने? तकावी ऋण दे दिया। और बड़े बड़े जो सरदार थे उनको भी अपने पक्ष में करना चाहता था, उसको क्या कर दिया? इजारेदारी प्रथा, ठेका दे दिया उनको कि तुम ही लगान वसूल करते रहो। और इस तरीके से उसने दोनों पक्षों को, मजदूर को भी और मालिक को भी साधने का प्रयास किया। अंग्रेजों का उसने हमेशा विरोध किया और 1727 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब हम पढ़ेंगे उसका उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन ये इसका उत्तराधिकारी 1727 से 1739।
1727 से 1739 तक। सुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक। कौन था ये? मुर्शिद कुली खान का दामाद व उसका उत्तराधिकारी। मुर्शिद कुली खान का दामाद व उसका उत्तराधिकारी। उसका उत्तराधिकारी मुर्शिद कुली खान का दामाद व उसका उत्तराधिकारी था। 1733 ईस्वी में 1733 को बिहार को बंगाल में शामिल कर लिया गया। बिहार को बंगाल में शामिल कर लिया गया। किसका शासनकाल था? 1733। 1733 मोहम्मद शाह रंगीला पड़ा अपन ने। 1732 1722 1722 1724 और 1732 मोहम्मद शाह रंगीला। 1739 नादिर शाह। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। और उस समय इसने क्या किया? बिहार, पहले क्या था? बिहार के भी सूबेदारी उसने प्राप्त कर ली थी, लेकिन बिहार बंगाल में शामिल था क्या? नहीं। अब इसने क्या किया? बिहार को बंगाल में शामिल कर ले। क्वेश्चन बनेगा किसने शामिल किया था? सुजाउद्दीन ने। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में। और दीवान नियुक्त किया, वहां पर दीवान नियुक्त किया, और उस दीवान का नाम था अली वर्दी खान। कौन था ये? बिहार का दीवान, सूबेदार नहीं, दीवान। कौन था ये? दीवान। ये क्वेश्चन बनता है, अली वर्दी खान। अब ये सुजाउद्दीन जो है उतना योग्य नहीं था, इतना योग्य नहीं था। तो इसने क्या किया? एक सलाहकार मंडल था इसका, प्रशासनिक सलाहकार परिषद, या उसके ढेर सारे लोग थे जिसको उसने बड़ा भाव देके रखा था। और यही बड़े लोग क्या करते हैं फिर? उसके उत्तराधिकारियों के लिए जानलेवा साबित होंगे। जैसे राय रायान, आलमचंद, जगत सेठ, फतेह चंद, एक है अली वर्दी खान, हाजी अहमद खान। तो ये लोग उसके सलाहकार थे, परिषद बनाई थी, और इसमें इन लोगों की बड़ी भूमिका थी। अब क्या किया? हद तो तब हो गई जब 1739 ईस्वी में अली वर्दी खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। पहले ही लिख दिया अपन ने, दीवान जो है, पहले दीवान बनाया और उसे क्या बनाया? फिर सूबेदार। बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। यहां तक क्लियर हो गई? सुजाउद्दीन की बात देखें तो सुजाउद्दीन कौन? मुर्शिद कुली खान का दामाद व उसका उत्तराधिकारी। और इसने एक सलाहकार परिषद बनाया। बहुत से जो अमीर थे ये लोग, राय रायान, आलमचंद, जगत सेठ, फतेह चंद, अली वर्दी खान, हाजी अहमद खान।
बाद में देखेंगे तो ये सबके सब सुजाव सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद करेंगे, हम इन सब के नाम पढ़ेंगे, ठीक। और इसने क्या किया, 1734 ईस्वी में 1733 में बिहार को जो है बंगाल में शामिल कर दिया, बिहार को बंगाल में शामिल कर दिया। और वहां का दीवान किसे नियुक्त किया गया, अली वर्दी खान को। और बाद में क्या करेगा, उसे सूबेदार नियुक्त कर देगा। अब हम देखेंगे उसके बाद में उत्तराधिकार युद्ध शुरू। इसके बाद में उत्तराधिकार युद्ध शुरू। कौन बनने की कोशिश करेगा उत्तराधिकारी? इतने सारे नाम पड़े तो ऐसा कोई व्यक्ति लग रहा है क्या जो उत्तराधिकारी की बात कर सकता है इसमें से? अली वर्दी खान, ठीक है, एक नाम आपके सामने आ गया, अली वर्दी खान। 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद सरफराज खान हैदर जंग की उपाधि के साथ बंगाल की गद्दी पर बैठा। देखो ये तो उसके परिवार के लोग थे तो इनका तो हक बनता था। 1739 में सरफराज खान जो उसका पुत्र है वो हैदर जंग की उपाधि के साथ बंगाल की गद्दी पर बैठा। अब एक युद्ध का नाम याद करना है अपने को, गिरिया का युद्ध। किसी ने पढ़ा क्या इसे? गिरिया का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। गिरिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध संजय पढ़ा है कभी आपने? गिरिया का युद्ध पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। गिरिया का युद्ध 10 अप्रैल 1740, 10 अप्रैल 1740 गिरिया का युद्ध। अली वर्दी खान ने सरफराज की हत्या कर दी। अली वर्दी खान ने सरफराज खान की हत्या कर दी, हत्या कर दी। अब बनेगा अली वर्दी खान और यहां से शुरू होती है बंगाल का नवाबी शासन। अली वर्दी खान, अली वर्दी खान। अभी तक कितने शासक पड़े अपन ने बंगाल के? 3। सबसे पहला मुर्शिद कुर्ली खान, दूसरा सुजाउद्दीन, तीसरा हैदर जंग उर्फ सरफराज खान। अब वास्तविक संस्थापक यदि देखा जाए तो वो है अली वर्दी खान। बंगाल प्रांत का वास्तविक संस्थापक कौन? अली वर्दी खान। और इसका शासनकाल है कब से? 1740 से 1756, 1740 से 1756। अभी ये सरफराज खान का जो हैदर जंग जो है, सरफराज खान, इसके जो उत्तराधिकारी है वो अभी सोचेंगे कि हमें गद्दी मिल जाए। वो प्रयास करेंगे, अंग्रेजों से वो मिलेंगे, घसीटी बेगम ये वो सब पढ़ेंगे। इसमें सब लोगों के नाम हमारे सामने आएंगे जब हम पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ेंगे, ठीक। हमें इसको छोड़ना नहीं है। सिर्फ सरफराज खान उर्फ हैदर जंग की हत्या हुई है, उसका परिवार अभी सुरक्षित है। और अली वर्दी खान कब से कब तक? 1740 से 1756। और जैसे ये शासक बना बंगाल का, 2 करोड़ का नजराना इसने रंगीला को दिया। कितने करोड़ का? 2 करोड़ का नजराना मोहम्मद शाह रंगीला को दिया, मोहम्मद शाह रंगीला को दिया। अंग्रेजों द्वारा बंगाल, अंग्रेजों द्वारा कहां पर? बंगाल,
बंगाल व फ्रांसीसी कहां पर थे यहाँ पे, फ्रांसीसी द्वारा चंद्रनगर, चंद्रनगर पढ़ा ना अपन ने, शाइस्ता खान से मिला था फ्रांसीसियों को चंद्रनगर पढ़ाना। तो ये बंगाल में भी कहा अंग्रेज कहां पर थे, कलकत्ता पे, कलकत्ता हुगली के आसपास के क्षेत्र में। तो अंग्रेज कहां पर, कलकत्ता में, और फ्रांसीसी कहां पर, चंद्रनगर पर। चंद्रनगर पर की जा रही किलेबंदी का विरोध किया, किलेबंदी का विरोध किया। ये अंग्रेजों को अपनी मनमर्जी तो नहीं करने देगा अलीवर्दी खान, ठीक। बंगाल का सबसे योग्य शासक माना था इसे अलीवर्दी खान को, वास्तविक संस्थापक भी इसी को बोला जाता है। और इसने क्या किया, सबसे पहले तो अंग्रेजों को भी और फ्रांसीसियों की किलेबंदी पर रोक लगा दी, कहीं पर उसने किले उनको नहीं बनाने दी। 1751 में मराठों से संधि, ये सबसे अच्छा काम होता है, संधि करना, युद्ध करना नहीं, संधि करना। तो 1751 में मराठों से संधि, और जिसके अनुसार क्या देना है उसे, 12 लाख प्रतिवर्ष चौथ, 12 लाख प्रतिवर्ष चौथ। चौथ किसको देंगे, ये मराठों को चौथ देंगे। और उड़ीसा का हिस्सा, उड़ीसा का हिस्सा देना स्वीकार किया। देखो दुश्मन इसके कलकत्ता में ज्यादा थे, बंगाल में ज्यादा थे, तो इसलिए उसने किसका सहारा लिया, मराठों का, मराठों का उन्होंने सहारा लिया। तो पेशवा पद उस समय हावी, सबसे पहले पेशवा कौन थे, सबसे पहले पेशवा कौन, कब से कब तक, 1713 से 1720। फिर दूसरे बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, 1720 से 1740। अब 1720 से 1740 पेशवा बाजीराव का काल, कितने युद्ध लड़े, किसी में पराजय हुई उनकी, बिल्कुल भी नहीं, अटक से कटक, हिमालय पर वो पताका फहराने की बात करते थे। जब इतनी बड़ी प्लानिंग थी तो इसने क्या किया, मराठों से संधि कर ली, बोले तुम्हें चौथ देने के लिए हम तैयार है, लेकिन हम ना तो अंग्रेजों की गुलामी करेंगे, ना ही फ्रांसीसियों की, ना ही मुगलों की। और उन्होंने मराठों को चौथ देना शुरू किया। कितनी चौथ देंगे वो, 12 लाख रुपए प्रति वर्ष चौथ देना शुरू किया। अंग्रेजों द्वारा जो दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, इसका कड़ा विरोध किया इसने, लेकिन उनसे संघर्ष नहीं किया, संघर्ष नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि अंग्रेजों के विषय में भी एक इसकी विचारधारा थी। अंग्रेजों के बारे में क्या बोलता है ये, अंग्रेजों के बारे में बोलता है, अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। अंग्रेज क्या है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, यदि इनको ना छेड़ा जाए तो शहद देंगे, यदि इनको ना छेड़ा जाए तो शहद देंगे, और यदि छेड़ा गया तो काट काट कर मार देंगे, और यदि छेड़ा गया तो काट काट कर मार देंगे। क्लियर हो गई बात। तो क्वेश्चन बनता है प्री में, मेंस में। मधुमक्खियों के छत्ते से तुलना अंग्रेजों की किसने की थी, अलीवर्दी खान ने की थी। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु।
और वही बात, अब जैसे ये इसकी मृत्यु हुई, फिर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। बना तो कोई और, कौन बना? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कभी कभी जीत उतनी प्रसिद्धि नहीं दिलाती जितनी हार प्रसिद्धि दिला देती है। इनकी एक खासियत यही है, प्लासी के युद्ध में 1757 में इनकी हार और इनकी हत्या कर दी जाना, बस इतनी ही इनकी खासियत है। लेकिन फिर भी देखो नाम कितना, हम पीढ़ियां हो गई लेकिन हम उसको याद करते जाए। तो सिराजुद्दौला 1756 से लेके 1757 एक वर्ष का काल है, लेकिन बड़ी बड़ी घटनाएं इनके संबंध में हमें पढ़ना है। तो सबसे बड़ी घटना तो ये थी ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल यदि ज्योग्राफी में पूछे तो अलग है, हिस्ट्री में पूछे तो अलग। ब्लैक होल की घटना काल पटरी की घटना बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे हम। फिर अलीनगर की संधि दूसरी घटना, और तीसरा क्या? प्लासी का युद्ध। तीसरा क्या है? प्लासी का युद्ध। तो पहले देखते हैं सिराजुद्दौला के बारे में, कौन था, कैसे शासक बना, और उसके बाद में क्या देखेंगे हम? ब्लैक होल की घटना, अलीनगर की संधि, और उसके बाद में प्लासी का युद्ध। तो अलीवर्दी खान का पौत्र था, अलीवर्दी खान का पौत्र, अलीवर्दी खान का पौत्र मिर्जा मोहम्मद के नाम से जाना जाता था। मिर्जा मोहम्मद के नाम से जाना जाता था। क्या क्या नाम था इनका? मिर्जा मोहम्मद। अब विरोधी गुट देखे इसका, इनके नवाब बनने पर किस किस के मुंह फुले थे? किस किस के मुंह फुले थे? तो एक है पूर्णिमा का सरदार, पूर्णिमा का सरदार, पूर्णिमा का सरदार। तो यही हमने बोला था ना, सरफराज खान, हैदर जंग, ये वाला, इसकी हत्या कर दी थी। तो पूर्णिमा का सरदार शौकत जंग, कौन? शौकत जंग, शौकत जंग ये है सरफराज का भाई, सरफराज का भाई। अब भाई की हत्या हुई तो वो सोच रहा था कि मुझे क्या बनना चाहिए? नवाब बनना चाहिए, लेकिन नवाब किसी और को बना दिया गया। जिसने हत्या की वही नवाब बन गया, जबकि उसे जेल में जाना चाहिए था। अभी तो ये होगा, यदि कोई हत्या कर दे तो वो कहां जाएगा? जेल में। लेकिन पहले राजतंत्र था, तो जो हत्या कर देता था राजा की, वही राजा बन जाता था। तो हुआ भी। तो ये पूर्णिमा का सरदार शौकत जंग, ये विरोध था। और एक है इसकी मौसी, किसकी मौसी? वीरू की नहीं, सिराजुद्दौला की मौसी। किसकी मौसी? सिराजुद्दौला की मौसी। क्या नाम उसका? घसीटी बेगम, घसीटी बेगम, घसीटी बेगम। पौत्र था, मतलब अलीवर्दी खान की पुत्री का पुत्र था, पुत्री का पुत्र था। भाई एक ही पुत्री, और भी तो पुत्रियां रही होगी, तो वो भी उसको लगा होगा भाई इनका बेटा तो है नहीं, तो अब राजा बनने का हक तो तीनों चारों बहनों के बेटों को होना चाहिए। तो अब एक को ही बना दिया, तो बाकी का मुंह खुल गया उसमें। तो दूसरा कौन? उसकी मौसी घसीटी बेगम, कौन? घसीटी बेगम। और एक है मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, पक्का सुना है ना? कौन था ये बताओ? हाँ? जीजा, किसका जीजा?
सिराजुद्दौला का नहीं, अली वर्दी खान का जीजा। सेनापति व अली वर्दी खान का जीजा, अली वर्दी खान का जीजा। अब एक तरफ तो ये घरेलू गुट है जो उसका विरोध कर रहा है, और दूसरी जो जंग है उसकी किससे है, किससे होगी दूसरी जंग? अंग्रेजों से। किससे? अंग्रेजों से, जिन्होंने बंगाल की किलेबंदी पर इन्होंने रोक लगा दी थी। वो वहां किले बना रहे थे और अलीवर्दी खान ने मना कर दिया और इसने भी मना कर दिया। और अंग्रेज क्या थे, चालाक थे, वो इसको बोलते हैं, पूर्णिमा के सरदार शौकत जंग को बोलते हैं, यार तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें सरदार बना देंगे। मीर जाफर को बोलते हैं, हम तुम्हें सरदार बना देते हैं, बंगाल का नवाब बना देते हैं हम, तुम हमें यहाँ पर अपनी घेराबंदी करने देना, हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, तुम हमारे रास्ते में मत आए। और उन्होंने जाल फेंका और मीर जाफर उसमें फंस गए। उन्होंने बोला ठीक है, तो बस इतना है कि नवाब मुझे बनना है। अंग्रेज खुश, अंग्रेज खुश, क्योंकि जो आदमी जितने जल्दी फेरे में आ जाता है वो उतना बड़ा बेवकूफ होता है, उसे दूसरे फेरे में भी उतनी आसानी से ला सकते हैं। और जो एक बार नहीं आएगा, इनके ऊपर भी बोला होगा, अलीवर्दी खान को बोला होगा लेकिन उसने बात नहीं सुनी, सिराजुद्दौला को बोला लेकिन उसने भी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने क्या किया, किसके ऊपर? मीर जाफर जो कि सेनापति था, उसके ऊपर। 5 जून 1756 एक युद्ध हुआ है, 5 जून 1756 किसके विरुद्ध? अंग्रेजों व सिराजुद्दौला। एक छोटा मोटा छोटी सी झड़प थी, अंग्रेज शक्ति प्रदर्शन देखना चाहते थे सिराजुद्दौला में कितना दम है, और यहां अंग्रेजों की हार हुई, अंग्रेजों की हार, अंग्रेजों की हार। और यहां पर है कौन सा द्वीप? फुल्टा द्वीप। कौन सा द्वीप? फुल्टा द्वीप। तो 5 जून 1756 अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में छोटी सी झड़प, और इसमें अंग्रेजों की हार हुई, और सिराजुद्दौला ने जो है वो कहां पर कब्जा कर लिया? फुल्टा द्वीप। फुल्टा द्वीप, फुल्टा द्वीप जहां पर फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम का किला था, पर कब्जा कर लिया। फोर्ट विलियम के किले पर कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। क्लियर हो गई यहां तक बात? कब किया? 5 जून 1756। अब बात आती है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच इतना अधिक तनाव क्यों था, इतना अधिक विरोध क्यों कर रहा था, क्या कारण थे? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच विवाद के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? सीधा सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं, 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच विवाद के कौन कौन से कारण थे? तो सबसे पहले तो ये देखो, अंग्रेजों से अंग्रेज तो हार गए थे, और सिराजुद्दौला ने ये बोला था कि आप जो है हमारे आंतरिक मामलों में दखल मत देना, आंतरिक मामलों में दखल मत देना। और आंतरिक मामले कौन से थे उनके? घसीटी बेगम, और कौन था? शौकत जंग, और भी लोग थे जो सर उठा रहे थे, और सिराजुद्दौला उनको कुचलना चाह रहा था, तो उनको बोला अंग्रेजों से कि आप इनके ऊपर कोई रहम कृपा वगैरह मत करो। लेकिन अंग्रेज है कि वो रास नहीं आ रहे थे, बार बार उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते जा रहे थे। और आंतरिक मामले कौन से हो सकते हैं उनके? घसीटी बेगम, इनसे मिलना, इनसे तोहफे स्वीकार करना, इनके कोई पारिवारिक मेल मिलाप होते हैं तो वहां पर अपने प्रतिनिधि भेजना, ये सब काम करते। पहला पॉइंट लिखेंगे, अंग्रेज सिराजुद्दौला की, अंग्रेज सिराजुद्दौला की
सत्ता की अवहेलना कर उसके विरुद्ध षड्यंत्र में हिस्सेदार घसीटी बेगम, शौकत जंग, मीर जाफर, राज वल्लभ आदि का अंग्रेज सहयोग किया करते थे। क्लियर हो गई पहली बात, विरोध करने का मतलब अंग्रेज जो है अभी भी उसको नवाब नहीं मानते थे सिराजुद्दौला को, और जब भी कोई बात होती थी तो किससे करते थे, ये घसीटी बेगम से कर लेंगे, शौकत जंग से कर लेंगे, या सीधे मीर जाफर से बात कर लेते थे। और फिर इसको बुरा लगता था, होगा ना ऐसा, जैसे अभी अंकित आप लोगों को बोल के चला गया, मुझे तो बुरा लगा, लगना भी चाहिए। तो अब जो है ऐसे ही अंग्रेज करते थे, कोई भी बात होती तो नवाब के पास नहीं जाते थे और सीधे दूसरे के पास में चले जाते थे। तो सिराजुद्दौला को बुरा लगा। अब दूसरी बात क्या हुई, फ्रांसीसियों की तरह अंग्रेजों द्वारा नवाब को सम्मान न देना, फ्रांसीसियों की तरह अंग्रेजों द्वारा नवाब को सम्मान न देना। जो फ्रांसीसी थे जिनका चंद्रनगर पर अधिकार था, ये जो है अंग्रेजों को बाकायदा नवाब को जो है गिफ्ट तोहफे ये देते थे, बराबर ईद पे ये देते थे, जन्मदिन पे, लेकिन अंग्रेज जो है उससे बात भी नहीं करते थे। तो ऐसा लगा कि अंग्रेज क्या है, हमारे शत्रु है और फ्रांसीसी हमारे मित्र है। और अंग्रेजों को क्या लगता था, अंग्रेज इसका उल्टा सोचते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ये जो सिराजुद्दौला है फ्रांसीसियों से मिला हुआ है और उनसे मिलकर हमारे विरुद्ध साजिश रचते जाता है। बस ये थोड़ा सा मतभेद उनके बीच में था कि सिराजुद्दौला को लगता था ये हमारे आंतरिक मामलों में दखल देता है, मेरे को सम्मान नहीं देता, और फ्रांसीसी मुझे बड़ा सम्मान देते हैं। और अंग्रेजों को लगता था कि यार हमसे तो कभी ढंग से बात भी नहीं करता और फ्रांसीसियों से अच्छे से बात करता है, मतलब उसके साथ मिलकर हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र ये रच रहा है। ऐसी थोड़ी सी गलतफहमी उनके बीच में थी। अगला पॉइंट देखें, नवाब को अंग्रेजों ने कासिम बाजार की फैक्ट्री देने से मना कर दिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री देने से मना कर दिया। साथ ही नवाब को कोई जानकारी भी देना उचित नहीं समझा। कोई जानकारी भी देना उचित नहीं समझा। अब देखो, जानकारी भी देना उचित नहीं समझा। उन्होंने क्या मांगा था, कासिम बाजार की फैक्ट्री। देते या नहीं देते, या कारण तो बता सकते थे, नहीं दिया भी नहीं और पत्र का जवाब भी नहीं। अब हम फिर जाएंगे मुगल बादशाह फर्रुखसियर के पास में। उसने क्या दिया था इनको, दस्तक, फ्री पास दिया था, और तब से लेकर अब तक ये क्या कर रहे थे, उसका दुरुपयोग कर रहे थे। पहले अलीवर्दी खान ने, सबसे पहले मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया, अलीवर्दी खान ने भी इसका विरोध किया, और सिराजुद्दौला द्वारा भी उसका विरोध किया गया। लिखेंगे दस्तक का विरोध करना, दस्तक का विरोध करना, दस्तक का विरोध करना।
अब अंग्रेजों के दो दुश्मन थे उस समय, योगेश, कौन कौन? फ्रांसीसी और सिराजुद्दौला। फ्रांसीसी और सिराजुद्दौला। तो अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने सोचा कि अब हम यहाँ फोर्ट विलियम का किला बना देते हैं, उसकी किलीबंदी अच्छे से कर देते हैं ताकि फ्रांसीसी कभी उसके ऊपर आक्रमण न कर सके। अब चूंकि वो फोर्ट विलियम का किला कहाँ आ रहा है? कलकत्ता में, और कलकत्ता किसके अधीन है? नवाब के अधीन है। नवाब ने बोला कि भाई हम यहाँ पे किलेबंदी कर रहे हैं इसकी। नवाब बोलता है कोई जरूरत नहीं, मैंने भी तुमसे कुछ मांगा था, तुमने दिया था क्या? उसका जवाब तक नहीं दिया, तो अब मैं भी तुम्हें वहां पर किला बनाने नहीं दूंगा, उसकी किलेबंदी नहीं करने दूंगा। ये भी कारण हुआ। और अंग्रेजों को डर लग रहा था कि कहीं फ्रांसीसी हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे। तो इस पॉइंट को अच्छे से लिखेंगे। कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कोठी की अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के भय से किलेबंदी करनी चाहिए, जिसके लिए नवाब सिराजुद्दौला ने उन्हें अनुमति नहीं दी। नवाब सिराजुद्दौला ने उसे अनुमति नहीं दी। अब इसमें बड़े वाले कौन हुए? अंग्रेज या नवाब? रवि सर आप बताएं। नहीं, नवाब अंग्रेज हुए। क्यों? कोई बात नहीं देना हो तो मत दो, हम तो अपना काम करेंगे। और उसकी अनुमति नहीं देने के बावजूद भी उन्होंने किलेबंदी का काम शुरू कर दिया। तो अब बड़े कौन हुए? अंग्रेज हुए। तो क्या लिखेंगे? लेकिन अंग्रेजों द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया। तो अभी देखा हमने बंगाल की स्थापना कैसे की, किसके समय में हुई, कौन कौन से प्रमुख नवाब जो है बंगाल के बने। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगला जो वीडियो होगा वो होगा इसके बाद से, ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना, अलीनगर की संधि, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि। तो इतना सारा जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, सार्थक पहल के साथ में, और इसी तरह आप लोग सहयोग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।